नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल संगम एग्रीकल्चर स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, हम सिलेबस एनालिसिस कर चुके हैं और आज का अपना पहला पार्ट होगा, मतलब पहला टॉपिक होगा सिलेबस एनालिसिस के बाद आठवां पार्ट, जिसका नाम है फलों के रोग कारक एवं लक्षण एवं उनके नियंत्रण। मतलब कि जो भी फल है उनके सिम्टम्स क्या है और उनके कंट्रोल क्या है फ्रूट डिसऑर्डर्स के। पहला रोग है आपका नींबू का कैंकर रोग। आपको पता है नींबू में कैंकर रोग होता है, आपने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा है। यह रोग नींबू वंश में महत्वपूर्ण रोग है जो विश्व में सभी नींबुओं में उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। मतलब यह रोग है ना, पूरे विश्व में पाया जाता है जहाँ पर भी नींबू होते हैं। भारत में यह रोग फास्टेस एवं जेनकिंस ने 1927 में एवं 1931 के मध्य कागजी नींबू के नमूने में देहरादून में देखा। मतलब कि फास्टेट और जेकिंस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1927 से 31 के मध्य इस नींबू के रोग की खोज की, जो देहरादून में किए। और वहीं जावा में 1942 से 1944 के मध्य सिट्रस और एंटीफोलिया के नमूनों पर देखा गया। यह रोग भारत में एक चीन में गंभीर समस्या है। यह रोग है ना, जो भारत और चीन देश है, इनमें एक गंभीर समस्या मानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया प्रांत में इस रोग के उन्मूलन हेतु 2014 से 31 में एक विशेष अभियान चलाया गया था। संगरोध नियमन लागू किए गए और फ्लोरिडा में सिट्रस उन्मूलन एवं विशेष ऐतिहासिक घटना थी जिसमें संपूर्ण उद्यानों को नष्ट कर दिया गया। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सिट्रस मतलब नींबू हो गया, नींबू या नींबू वंशीय से पादप हो गए। नींबू वंशीय 8 प्रकार के पादप आते हैं, वो आपको मैं एग्रीकल्चर का जब नींबू का पाठ पढ़ाऊंगा उसके अंतर्गत जरूर बताऊंगा। इसके अंतर्गत संतरा आ जाएगा, मौसमी आ जाएगा, नींबू आ जाएगा, पहाड़ी नींबू या आप खटवा जिसको बोलते हो वो आ जाएंगे। और भी 5-7 आते हैं, इन सभी के नाम मैं आपको बताऊंगा। अब इसके लक्षण देख लो। यह रोग के लक्षण वृक्ष की पत्तियों व टहनियों व पुरानी शाखाओं, फलों व कांटों पर दिखाई देते हैं। मतलब नींबू में ये रोग लगभग आप ये कह सकते हो कि पौधे के ऊपरी हरे भाग पर दिखाई देते हैं। मतलब हरा भाग अपने आप हो गया, वृक्ष की पत्तियां हरी होती है, टहनियां शाखा एवं फलों पर कांटों पर इन पर दिखाई देती है। आप इस रोग को इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये देख लो। सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे गोलाकार जलसिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, जो आप देखो यहाँ पर पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी साफ नहीं दिखाई दे रही, आप अपनी बुक में देख सकते हो। पत्तियों पर बने ये धब्बे पीले भूरे उभरे हुए दानों के समान होते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला आभा मंडल होता है और प्रारंभ में पत्तियों की निचली सतह पर प्रकट होते हैं, जो बाद में ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। मतलब ये रोग है ना, पत्तियों की जो निचली सतह है ना उसके ऊपर दिखाई देते हैं, बाद में ये ऊपरी सतह पर दिखाई देना चालू करते हैं। ये धब्बे सफेद से दूसरे रंग के मध्य में खुरदरे व रुक्ष कठोर दृश्य काष्ठीय होते हैं। मतलब जो इनके वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष तो आप जानते ही हो, वो है ना कठोर और शुद्ध दिखाई देते हैं। यह कैंकर 1 mm से 1 सेमी के आकार के हो सकते हैं। मतलब जो कैंकर रोग के जीवाणु है ना, ये 1 सेमी से 1 आकार के हो सकते हैं, 1 mm से 1 सेमी के आकार के हो सकते हैं, तथा टहनियों एवं शाखाओं पर आपस में मिलकर विकसत का रूप ले लेते हैं। मतलब टहनियों शाखाओं में मिलकर एक विशाल रूप ले सकते हैं, विकसत या विशाल बोल सकते हो, बड़ा आकार ले सकते हैं एवं शाखाओं एवं टहनियों को कमजोर कर देते हैं। किसी को भी रोग बीमारी होगी तो वो अपने आप कमजोर होगा ना। ये आप हर में लिख कर आ सकते हो कि मतलब कि जिस भाग पर जो रोग होता है ना वो उस भाग को कमजोरी कर देता है। आप अपने ऊपर देख लो चाहे से। फलों पर भी पत्तियों के समान विकसित दिखाई देते हैं। मतलब फलों के ऊपर भी वही सफेद धब्बे दिखाई देने चालू कर देते हैं, परंतु इनमें आभा मंडल पर काला कैंकर जिससे के मध्य
क्विक लाइन या गड्ढा होता है जो फल की गुणवत्ता पर कम कर देता है। मतलब ये गड्ढा निशान हो गया हो जाते हैं ना, ये फल की गुणवत्ता इनकम आदि को कम कर देता है। इसका रोगजनक क्या है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवासिटाई। क्या है रोगजनक? एक बार वापस बोलेंगे। पैथोजन या रोगजनक जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवासिटाई। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडस पैथोवासिटाई। सर्वप्रथम हसी ने 1945 में सिट्रस कैंकर रोग की जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैंकर रोग जीवाणु जनित है। इसका सबसे पहले पता किसने लगाया? हसी नामक वैज्ञानिक ने लगाया, जो 1915 में लगाया था। प्रारंभ में जेंथोमोनास सिट्राई को रोगजनक के रूप में माना गया। मतलब पहले इसका रोगजनक कौन था? जेंथोमोनास सिट्राई। इसके बाद में इसको जेंथोमोनास कंपर्टिस व आजकल इसे जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवासिटाई के रूप में भी जाना जाता है। जेंथोमोनास जीवाणु छोटा डंडाकार एकल कसाबीय ग्राम अग्राही वायवीय प्रकृति के होते हैं। मतलब जो जेंथोमोनास जीवाणु है ना, वो छोटे होते हैं, डंडाकार मतलब छड़ाकार या डंडाकार बोल सकते हो। एकल कसाबी के मतलब एकल होते हैं, और कसाबी के होते हैं, ग्राम एग्राई होते हैं, और वायवीय प्रकृति के होते हैं। इसकी निवारण चमकीले पीले रंग के होते हैं। ये ना चमकीले पीले रंग के होते हैं। इस जीवाणु का आकार 1.5 से 3 माइक्रोमीटर लंबे तथा 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं, जो आपको नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल होता है। अगला है रोग चक्कर। नींबू के कैंकर रोग की पुनरावृत्ति एवं वितरण रोगग्रस्त पौधों की टहनियों, पत्तियों से वायु, वर्षा के जल, नींबू पेड़ सुरंगक कीटों के द्वारा स्वस्थ पौधों पर फैलते हैं। आपको पता है जो नींबू के कैंकर रोग की पुनरावृत्ति एवं वितरण के रोगग्रस्त पौधे हैं ना, वो टहनियों, पत्तियों से वायु, वर्षा के जल, नींबू के पर्णसुरंगी कीटों के द्वारा स्वस्थ पौधे में फैलते हैं। ये पौधे के अवशेषों पर भी जीवित बना रहता है। मतलब जो प्लांट के अवशेष है ना, उन पर भी ये जीवित बने रहते हैं। पौधे में जीवाणु का प्रवेश रंध्रों एवं घावों के द्वारा तत्पश्चात अंतःकोश एवं स्थानों पर तेजी से गुणन करते हैं। इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता एवं 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तेजी से फैलता है। समझ में आ गया? पर भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक एवं प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। मतलब नींबू पर कैंकर रोग है ना, यह कौन सी ऋतु में सर्वाधिक परिलक्षित होता है? वर्षा ऋतु में। ये भी आपके लिए एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसका प्रबंधन कैसे करें। इसका प्रबंधन करने के लिए संक्रमित पौधों के भागों की कटाई छटाई कर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। मतलब सस्य प्रबंधन करें, पौधे की कटाई छटाई कौन से भागों करनी है? जो रोगग्रस्त भाग उनकी कटाई छटाई को, फिर बोर्डो मिश्रण का छिड़काव को। रोग रहित पौधों को स्टॉक का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो स्टॉक होते हैं ना, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए रोग रहित पौधों पर। और गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। मतलब जो भी रोगग्रस्त पत्तियां है ना, जो गिर चुकी है, उनको इकट्ठा करके जला देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो रोगाणु है ना, वो फैलते नहीं है। चौथा है नर्सरी के ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। नर्सरी एक तो निचले स्थानों पर न लगाकर थोड़े उठे हुए स्थान पर लगाना चाहिए, जहाँ पानी इकट्ठा ना हो। जैविक उपचार में क्या करेंगे? रोगरोधी बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत अपन रोगरोधी किस्में लगाएंगे, जैसे कागजी नींबू, SN2, संकर 2, संकर 4। ऐसी किस्मों का अपन प्रयोग करते हैं। इनमें से आपको ज्यादा नहीं, 2 ही किस्में याद रखनी है। नींबू की एक किस्म है कागजी नींबू, और दूसरा संकर 2 या संकर 4 या SN2। कोई से भी 2 भी लिख कर आओगे तो बहुत है। एग्जाम में रासायनिक प्रबंधन में क्या करें?
कोई सा भी एक रासायनिक प्रबंधन याद कर लो, दोनों की कोई जरूरत नहीं है। पौधों पर बोर्डो मिश्रण का 1% व लाइम सल्फर 0.2% का छिड़काव फल लगने के 3 माह की अवधि में करना चाहिए। मतलब फल लग जाए ना के 3 महीना के अंदर अंदर ये कर देना चाहिए। दूसरे स्टेप्टोसाइक्लिन का 500 ppm एवं जैव प्रतिरोधी छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करके रोग प्रबंधन किया जा सकता है। आपका अगला रोग है अमरूद का मलानी रोग और इसके बाद एक और बचेगा बोर का